नमस्कार जंटी में स्वागत आपका। मैं हूं योगेंद्र। आप देख रहे हैं बड़ी खबर और बड़ी खबर में हम बात करेंगे एक ऐसे बड़े मुद्दे की जो एक सिक्योरिटी अलायंस 3 मुस्लिम कंट्रियों के बीच, सऊदी अरब, तुर्की और पाकिस्तान के बीच हुआ। ये अलायंस ऐसा है कि अगर एक मुल्क पे हमला कोई होता है तो ये माना जाएगा कि तीनों पे आक्रमण होता है, क्योंकि हमारे नेबर कंट्री भी हैं इनमें से, और भौगोलिक दृष्टि से देखें तो हम काफी नजदीक हैं। पाकिस्तान से हमारी अदावत लंबे समय से चल रही है। विभाजन के बाद से ही युद्ध भी लड़े हमने आपस में, और यूं कहूं कि ऑपरेशन सिंदूर होल्ड है, खत्म नहीं हुआ है, जो सरकार लगातार ये बात कहती भी है। तो क्या हमारे लिए कोई चिंता की बात है? तीनों, ये कहा जाता है कि एक मुस्लिम नाटो की तरह, क्योंकि तुर्की नाटो का मेंबर है, सऊदी अरब पैसे से संपन्न है, पाकिस्तान परमाणु वेपन से संपन्न है। तो एक इस तरह का अलायंस है कि क्या हमें इस पे चिंता की जरूरत है या किसी भी तरह की कोई बात नहीं है? हाँ, लेकिन चुनौतियां जरूर हैं। तो आज इसी मुद्दे को लेकर के हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ लेफ्टिनेंट जनरल एसपीएस कटेवा साहब हैं, एयर कमोडोर चंद्र मौली साहब हमारे साथ में हैं, और विदेश मामलों के जानकार पूर्व आईएफएस गौरीशंकर गुप्ता साहब हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सभी का स्वागत है। मैं जनरल सर आपके पास में आना चाहूंगा। पहले भी पाकिस्तान और सऊदी अरब का अलायंस रहा, लेकिन ईरान ने इसी युद्ध के दरमियान जब उनके बेसेज पे हमला किया तो पाकिस्तान कर तो कुछ नहीं पाया, लेकिन एक बार के लिए वहां पे फाइटर्स वगैरह जरूर उसने उनको डिप्लॉयमेंट हुआ और कोई काम नहीं आए। अभी हुती ने फिर हमला कर दिया, लेकिन फिर कोई एक्शन नहीं हुआ। तो ये अलायंस में कहीं कोई वो तो नहीं है कि केवल मुस्लिम कंट्री उन पे हमला कर सकते हैं। अगर दूसरे से किसी से भी कुछ बात आई तो फिर तीनों एक होंगे, या फिर बस एक पाकिस्तान का एक एजेंडा है जिसके तहत ये इन्होंने बनाया है, लेकिन बहुत ज्यादा चलने वाला नहीं है, या फिर हमें उससे चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं। किस तरह से देखते हैं आप इस? देखिए योगेंद्र जी, सबसे पहले तो ये जो तीनों कंट्रीज का जो अलायंस हुआ है, ये कोई फॉर्मल रिटन ट्रीटी नहीं है। एक डिफेंस कोऑपरेशन के तहत ये बात हुई है, और इसमें सबसे ज्यादा अगर आपको मैं बताऊं तो जो तुर्की है उसका सबसे ज्यादा रोल है, क्योंकि वो चाहता है कि वो डोमिनेट करे और पूरे के पूरे गल्फ कंट्रीज में शिया और सुन्नी वर्सेस की लड़ाई के बीच में वो सुन्नी एक तो बड़ा देश है, वो चाहता है कि एक तो ईरान की जो वहां पर पकड़ है, जो उनकी थोड़ी पावर है, उसको कम करना चाहता है, और साथ में सऊदी अरेबिया को
वो चाहता है कि अगर मुस्लिम कंट्रीज का जो नेता है, जो लीडर है वर्ल्ड के अंदर, वो उनको माना जाए। तो इस तरीके से वो कार्रवाई करता रहता है। दूसरी बात है कि हाँ जरूर ये है कि अगर हिंदू हमारी इंडिया के लिए, क्योंकि पाकिस्तान इसमें इन्वॉल्व है, और पाकिस्तान और इंडिया की अगर कल हमारी जब अगर बीच में हमारी कोई बॉर्डर डिस्प्यूट या लड़ाई होती है, तो पाकिस्तान के लिए ये तो एक कंट्री, जैसा कि आपने बताया, एक के पास पैसा है ऑयल के कारण और रिच है वो कंट्री सऊदी अरेबिया, और तो तुर्की है उसके पास वो नाटो की टेक्नोलॉजी है, और पूरी की पूरी नाटो कंट्रीज में, यूरोप में सबसे बड़ी आर्म फोर्सेस अगर हैं नाटो कंट्रीज में अमेरिका, तो वो तुर्की के पास है। और इनके ड्रोन्स की जो क्वालिटी है वो आपने देखा था कि वो काफी अच्छी, मतलब टेक्नोलॉजी उनके पास है। परंतु हमारे को अगर इनकी मान लो पहले तो कुछ इस तरह की कोई फॉर्मल ट्रीटी नहीं है, और हमारे साथ इनका कोई सऊदी अरेबिया का और तुर्की के साथ इतने अच्छे रिलेशन नहीं है, पर खराब भी नहीं है, मतलब न्यूट्रल टाइप है, इतने नजदीक नहीं, पर सऊदी अरेबिया के साथ हमारे रिश्ते लेकिन सर अच्छे यहाँ रहे पे हैं। अभी ऑपरेशन सिंदूर के दरमियान जो ड्रोन्स आए थे वो तुर्की के थे पाकिस्तान में, तो हाँ, वहां एक थोड़ा संदेह होता है कि वो हाँ, इनडायरेक्टली सपोर्ट। बिल्कुल आप ठीक बोल रहे हैं, तुर्की के थे वहां से, इसीलिए बोल रहा हूँ कि हमारी उनके साथ पाकिस्तान। और दूसरा क्या है कि तुर्की पाकिस्तान चाहता है कि जब भी इनके वो ओआईसी होता है, जो मुस्लिम कंट्रीज की जो कॉन्फ्रेंस होती है, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द मुस्लिम कंट्रीज, इस्लामिक कंट्रीज, ओआईसी, उसमें ये पाकिस्तान हर बार बोलता है कि तुर्की को कि तुम कश्मीर का मुद्दा उठाओ। तो वो भी एक दो बार उन्होंने उठाया, उससे हमारी ठीक तरह से, हमारे को जो सबसे बड़ा आपको बताऊं कि अगर इसमें मान लो कि कल सऊदी अरेबिया हमारे खिलाफ हो जाता है इस ट्रीटी के कारण, तो एक तो हम लोग तकरीबन 30-35% ऑयल और 40% गैस जो हम इंपोर्ट कर रहे हैं, हमारी जो एनर्जी सिक्योरिटी है, उसके ऊपर बहुत बड़ा एक प्रभाव आ जाएगा। और हमारे साथ बहुत सारे लोग हैं जो वहाँ रोजगार भी वहाँ पे अच्छा, उनके पास दूसरी में। बात है कि हमारे तकरीबन काफी सारे लोग हैं, 1.5 मिलियन के करीब लोग वहाँ सर्विस कर रहे हैं, तो वो यहाँ पैसा भेज रहे हैं वहां से, और वो उनको अगर लड़ाई वगैरह कुछ हो गया तो उनको वापिस आना पड़ा, वो भी एक बहुत बड़ा हमारे लिए एक चिंता का कारण बन सकता है। इन्हीं को काउंटर करने के लिए योगेंद्र जी, हमने आपको याद होगा कि जब 2023 में जब G20 हुआ था, तो एक हमने आईमेक करके एक ट्रीटी बनाई थी, जिसके अंदर एक इंफ्रास्ट्रक्चर कॉरिडोर था, इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर। और वो चाह रहे थे कि उसमें हमारे यहाँ से, अपने यहाँ से जाके यूएई, सऊदी अरेबिया, जॉर्डन, इजराइल होता हुआ वो यूरोप में कनेक्ट करने के लिए, और वो रेलवे लाइन और पोर्ट्स और इलेक्ट्रिक ग्रिड और सब चीज में होना था। उससे क्या फायदा होने वाला है अगर वो पूरा लागू हो जाएगा? एक तो सऊदी अरेबिया का जो ट्रेड है वो हमारे पे डिपेंडेंट काफी हो जाएगा। दूसरी बात यह है कि जो अभी सुएज कैनाल से जो यूरोप से सामान आ रहा है, वो तकरीबन 40% सस्ता हो जाएगा अगर हम ये कॉरिडोर से लाएंगे तो, और टाइम भी बचेगा। तो ये एक कारण था। इसको हम अगर ज्यादा प्रोसेस करेंगे तो शायद फिर सऊदी अरेबिया और ये यूएई के, तो आपका कहने का मतलब कि अभी इनको छेड़ने की कोई आवश्यकता नहीं है, हमें सतर्क रहने की आवश्यकता है बजाय छेड़ने की, क्योंकि तुर्की भी जिस तरह से उसे पुश कर रहा है कि कश्मीर का मुद्दा उठाया जाना चाहिए, पाकिस्तान उन्हें कहता है, या सऊदी अरब क्योंकि हमारे लिए एक हेल्पिंग पॉइंट है, क्योंकि हमें फ्यूल देता है, हमारी स्किल्ड लेबर उनके यहाँ पे काम कर रही है, उनके मैनेजमेंट से लेकर के और यानी टॉप बॉटम से टॉप तक हमारे यहाँ के लोग वहाँ काम कर रहे हैं। मैं चलिए चंद्रमौली जी का रुख करना चाहूंगा। सर, क्या लगता है आपको कि ये अलायंस हमारे लिए कुछ चिंता की बात है या सतर्कता की जरूरत है? सर अनम्यूट करिए, म्यूट है सर, म्यूट है। जय हिंद। जैसा अभी बताया है कि ऑयल रिच कंट्री सऊदी अरेबिया, टेक्नोलॉजिकली मिलिट्री हार्डवेयर रिच कंट्री तुर्की है, और न्यूक्लियर कंट्री पाकिस्तान। तो पाकिस्तान को जो ऑलरेडी पहले से पैक्ट बना हुआ सऊदी अरेबिया का, उसके तहत वहां जाके बैठा हुआ है और हुती उसको मार रहा है। वन ऑफ द बिगेस्ट रिफाइनरी को तोड़ दिया है सऊदी अरेबिया में, पाकिस्तान में बैठा हुआ है। तो इन मुस्लिम कंट्रीज के अंदर भी इतना ज्यादा एक
इम्पैक्ट होता है अगर एक मुस्लिम कंट्री दूसरी कंट्री पे मारे तो। शिया सुन्नी जो चल रहा है अभी वो ईरान के थ्रू चल रहा है, लेकिन इमेजिन कुवैत बहरीन पे अटैक कर दे या इस पे अटैक कर दे, सऊदी अरेबिया कोई अटैक कर दे, इनमें थोड़ा सा टेंशन है बिकॉज ये सुन्नी डोमिनेटेड कंट्रीज हैं। तो पाकिस्तान ने जो ये अभी पैक्ट किया हुआ है, जैसे जनरल साहब ने भी बताया हुआ है, इट्स इन द वर्किंग फेज। जब अटैक होना होता है और सेव करने के लिए दूसरी कंट्री को आना पड़ता है, उसके लिए सेंट्रल कंट्रोल रूम होता है, जैसे सेंटकॉम अमेरिका के पास में है, वहां बैठ के कंट्रोल करता है। इनके पास ऐसा कुछ भी नहीं है, वो बनेगा, इट विल टेक 1 year 2 year और सो। ये तो छुटपुट झगड़े के लिए कोई इधर उधर से बताया कि ऑप सिंदूर में उनके जहाज आए थे, ये कर नहीं पाते हैं। क्यों कि ये जो मिलिट्री पैक्ट है, इतना ज्यादा इसको डेवलप करने की जरूरत है कि अगर वो सऊदी अरेबिया ने के ऊपर किसी ने अटैक किया, पाकिस्तान जाके बैठ गया, पाकिस्तान सऊदी अरेबिया कहेगा पाकिस्तान को कि वहां अटैक करो, वो नहीं करेगा वो, क्योंकि उसकी भी किसी के साथ पैक्ट होती है। इसलिए सेंटकॉम जैसा बना हुआ अमेरिका का, इनका सेंटकॉम बनना जरूरी है। हालांकि इनके पास में कुछ है, एक पेनिनसुला कुछ है। जब इराक का अटैक कुवैत पे हुआ था, बहरीन मिलकर 8-10 हजार फौजी भेजे थे इन्होंने, हालांकि काम नहीं आए थे, लेकिन इनके पास कुछ है पहले वाला। लेकिन हम 3 की बात कर रहे हैं, मक्का वाला की, तो मक्का इसके अंदर इस वक्त इसको करने की जरूरत नहीं, बिकॉज दिस पैक्ट विल डेवलप इनटू ए मोर। हमको डिटेल्स पता नहीं, एमईए भी कह रहा है हम मॉनिटर कर रहे हैं, देख रहे हैं, सोचेंगे, कर रहे हैं, अब भारत का इम्पैक्ट कर रहे हैं, तो नथिंग इज कम आउट इन ओपन। दूसरी चीज ये है कि जो पाकिस्तान का जो स्टैंड है, ये वहां रह करके और वहां जाकर अटैक करेगा तो क्या भेजेगा? 1 स्क्वाड्रन, 2 स्क्वाड्रन, 20 जहाज, 30 जहाज, 40 जहाज, आदमी भेजेगा, सैनिक भेजेगा, कितने भेजेगा? 100, 200, 300, 400, 500, तो 8-10 हजार भेज दिया लेट से। वहां जाकर के कंट्रोल उनके पास में रहता है, और पाकिस्तान का ऑलरेडी इम्पैक्ट है बाकी कंट्रीज के साथ में, ये मैं बता चुका हूं आपको। अब इकोनॉमी की बात करते हैं। मिलिट्री अगर ये उनका कोऑर्डिनेशन बैठता है, ये साइन अगर हो जाता है, इसका ये मतलब नहीं कि भारतीय 1.5 मिलियन है तुम चले जाओ हमारा पैक्ट हो गया, ये कुछ नहीं होता है। इकोनॉमी इज डिफरेंट। वहां की प्राइवेट कंपनी, वहां की गवर्नमेंट उनको जॉब दे रही है, उनका काम हो रहा है, उनसे उनकी इकोनॉमी चल रही है। दैट डज नॉट मीन कि अगर डिफेंस पैक्ट अगर हो जाएगा उनका तुम जाओ भाई यहाँ से, नहीं हो सकता ये। दे विल कीप ऑन वर्किंग, इंपोर्ट एक्सपोर्ट चलता रहेगा, हमारे लड़ाई झगड़ा नहीं है। वंस इन लाइफ टाइम कभी अगर अटैक अगर होता है तो इस इम्पैक्ट को, इस जो मक्का का जो संधि इनकी हुई है वो लाइव हो जाएगी, और देन जिन्होंने जो लिखा पढ़ी की होगी चुपचाप कि इतने जहाज, इतने आदमी, इतने टैंक हम भेजेंगे, वो इट विल टेक सम टाइम, 10-15 दिन लगेंगे और अपना वहां पहुंच जाएंगे, कुछ करेंगे। सो इकोनॉमी इज डिफरेंट, मिलिट्री इज डिफरेंट। सो दोनों को कंबाइन मत कीजिए कि हमारी लड़ाई नहीं हुई है, ये पैक्ट बना हुआ है, ठीक है ना। तो ये मैं आपको कहना चाहता हूं कि इकोनॉमी इज डिफरेंट एंड मिलिट्री पैक्ट इज डिफरेंट। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, क्योंकि दोनों और व्यापारिक दृष्टिकोण से अगर हम देखें तो हर देश का एक दूसरे के साथ में हित जुड़ा हुआ है, लेकिन पाकिस्तान में भी अगर यूं देखें, जो ट्रेड करने वाले दोनों मुल्कों के लोग हैं उनकी अलग सोच है। लेकिन अगर हमारे जो डिफरेंसेज हैं, अभी अब डिफेंस पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम देखें, बॉर्डर से देखें, तो लगता है कि है उसमें कहीं कोई बात भी नहीं है, क्योंकि हमारे युद्ध भी कई हो चुके हैं। तो दोनों बातें आपने बिल्कुल सही कहा कि आप ट्रेड के साथ में आप सिक्योरिटी डील को आप मत जोड़िए। मैं गुप्ता सर का रुख करना चाहूंगा। सर, आपको क्या लगता है कि ये अलायंस जो है, इससे हमें कहीं चिंता की आवश्यकता है? नमस्कार योगेंद्र जी, नमस्कार हमारे दोनों को पैनलिस्ट को। देखिए, मिडिल ईस्ट में जो सिचुएशन अभी डेवलप हुई है, ये ईरान और यूएस का जो कॉन्फ्लिक्ट है उसके बाद से, वो बड़ी फ्लक्स में है। पहले क्या था कि यूएस ओवरऑल कंट्रोल था मिडिल ईस्ट का, उनके 5-6 जगह पे बेसेस थे और सिक्योरिटी गारंटर था, और इन लोगों को आश्वासन था कि यूएस जो है वो किसी न किसी रूप में उनको बचा लेगा। लेकिन अभी जो सिचुएशन बनी है उसमें ये लगा है कि यूएस की जो सिक्योरिटी गारंटी है वो परफेक्ट नहीं है, उसमें काफी कमियां हैं। उन्होंने काफी हद तक चीजों को कंट्रोल किया, लेकिन ईरान फिर भी सफल रहा उनके ऊपर हमला करने में। तो ये जो सऊदी और ईरान का जो कॉन्फ्लिक्ट है कि गल्फ को कौन डोमिनेट करे, और टर्की भी उसमें तीसरा पावर है, तो तीनों चाहते हैं कि मिडिल ईस्ट को हम कंट्रोल करें। तो ईरान का तो पुराना दबदबा रहा है, और ईरान के पास पॉपुलेशन ज्यादा है, ईरान की इकोनॉमी पहले बहुत अच्छी थी, तो वो
वो चाहते हैं कि हम कंट्रोल करें। सऊदी अरेबिया अभी रिच हो गया है, पॉपुलेशन कम है लेकिन पैसा बहुत है, तो वो चाहते हैं हम कंट्रोल करें, और उनके पास दो जो मक्का और मदीना की जो दो मॉस्क हैं वो उनके कंट्रोल में है। टर्की चाहता है कि हमारा पुराना एम्पायर था और हम भी उसको कंट्रोल करें। तो इस कंट्रोल के रूप में अभी ये नया पैक्ट जो आया है, एक तो है कि यूएस की वीकनेस क्लियर हो गई है, उसकी वजह से आया। दूसरा ये है कि सऊदी अरेबिया के पास पैसा तो है लेकिन न तो मॉडर्न वारफेयर के टेक्नोलॉजी है, और न उनके पास पर्सनल है, आर्मी पर्सनल। तो उन्होंने पाकिस्तान को देखा कि आर्मी पर्सनल वो देंगे, टर्की देगी टेक्नोलॉजी, पैसा हम देंगे, ये करके इन्होंने ये ईरान के अगेंस्ट में एक अलायंस बनाई है बेसिकली। और ईरान ने ऑलरेडी कह दिया है कि ये तो पेपर अलायंस है, इसका कोई इम्पैक्ट हमारे ऊपर नहीं होगा, ये अननेसेसरी डराने के लिए बनाई गई है, इसका कोई मीनिंग नहीं है। तो ये अलायंस का बेसिकली ये पर्पज ये है कि मिडिल ईस्ट को किसी तरह से कंट्रोल में किया जाए, और जो सऊदी पैसा है और टर्किश टेक्नोलॉजी है और पाकिस्तानी मैन पावर है, उसको यूज करके वहां पर ईरान के अगेंस्ट में एक किसी तरह का डिटरेंस इकट्ठा किया जाए। अब ये कहाँ तक सफल होगा हम कह नहीं सकते। अभी जो लग रहा है जैसे हुतीज ने सऊदी जहाजों पे, सऊदी टारगेट्स के ऊपर हमला किया है पिछले 2-3 दिन में, और उसका कोई भी रेस्पॉन्स न तो सऊदी ने दिया है, न पाकिस्तान ने दिया है, न टर्की ने दिया है। तो ये ऑलरेडी एक फेल्योर है। अगर आप हुती सभी कहते हैं कि ईरान का प्रॉक्सी है, और ईरान अगर हमला करता है और उसको आप काउंटर नहीं कर रहे हैं, तो नेचुरली ये बड़ा क्लियर है कि ये कहाँ तक सफल होगी ये कहना मुश्किल है। लेकिन जहां तक हमारा सवाल है इंडिया का, ये नेचुरली पाकिस्तान को एक थोड़ा लेजिटिमेट बनाता है। एक तो रीजनल पावर के रूप में पाकिस्तान उभर के आया है, इसकी वजह से पहले तो ये मीडिएशन के प्रोसेस में आया थोड़ा उभर के, अब इसमें आ गया। दूसरा, इनको फाइनेंशियल असिस्टेंस अब जो है सऊदी अरेबिया से कुछ ना कुछ बढ़ती रहेगी, क्योंकि अगर इनके मिलिट्री पर्सनल वहां नंबर बढ़ेगा तो नेचुरली वो उनको असिस्टेंस भी बढ़ेगी। तीसरा, जो टर्की है उसका टेक्नोलॉजी फ्लो ऑलरेडी था पाकिस्तान में, हथियार भी आ रहे थे, लेकिन उसको थोड़ा और लेजिटिमेसी मिल जाएगी। तो ये एक कंसर्न है कि पाकिस्तान के पास मनी का फ्लो और टेक्नोलॉजी का फ्लो बढ़ेगा, और उससे शायद उनकी जो आर्म फोर्सेज हैं उनको मॉडर्नाइज करने में और उनको स्टेबलाइज करने में कुछ उनको मदद मिलेगी। लेकिन ये माने कि टर्की और सऊदी अरेबिया पाकिस्तान को डिफेंड करने के लिए आएंगे, ये एक फार फेस्ड नोशन है, ये कभी होगा नहीं। सऊदी अरेबिया के पास न आदमी है, टर्की के पास न कोई आदमी है जो पाकिस्तान की सेना में आके भारत के अगेंस्ट में कुछ कर पाएंगे। तो वो तो एक बिल्कुल मतलब फार फेस्ड कंक्लूजन है कि वो कोई नहीं आ पाएगा, वो सच्चाई यही है। लेकिन एक लेजिटिमेसी पाकिस्तान को मिली है इससे, और पाकिस्तान का जो डिप्लोमेटिक स्टेटस बिल्कुल परिया स्टेट के रूप में, आतंकवादी स्टेट के रूप में देखा जाता था, उसको थोड़ा सा एक कन्वर्जन मिला है। लेकिन तीसरा पॉइंट जो मैं आपको बता रहा हूँ वो बड़ा इंपॉर्टेंट है, वो ये भी है कि पाकिस्तान में अभी बलूचिस्तान का और पीओके का दोनों का एक इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट बहुत तेजी से चल रहा है। तीसरा कॉन्फ्लिक्ट वहां पॉलिटिकल टर्मोइल है, क्योंकि अभी भी जो एंटी एस्टैब्लिशमेंट फोर्सेज हैं इमरान खान, प्रो इमरान खान की हैं, वो बड़ी स्ट्रोंग है, और वो चाहते हैं कि इमरान खान रिलीज हो और ये सरकार बदले, आर्मी का जो दबदबा है वो कम हो। तो वो फोर्सेज, जो तीनों चीजें पीओके, बलूचिस्तान और इंटरनल पॉलिटिकल फोर्सेज, उनका ध्यान बटाने के लिए पाकिस्तान ने ये स्टेप लिया है कि ध्यान बटेगा और लोग ये महसूस करेंगे कि पाकिस्तान एक बड़ी कंट्री के रूप में इमर्ज हो रहा है, और उनको थोड़ा इससे फायदा होगा। तो मैं ये रीजंस, 3-4 रीजंस इसको बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, क्योंकि इंटरनली जिस तरह से अभी गिरा हुआ है पाकिस्तान, रोज इस तरह की चीजें आ रही है। बलूचिस्तान में क्या स्थितियां बनी है, पीओके में किस तरह की स्थितियां बनी हुई है, क्योंकि वहां पे वोटिंग राइट्स जो है एक तरह से फ्रीज किए गए। मुनीर खुद वहां पे जाकर के देख करके आए हैं, और वहां खुद के अपने जो वफादार उनके लोग हैं उनको भेज करके, और किस तरह से डराया और धमकाया जा रहा है। मैं चले, समय कम है लेकिन एक मिनट के लिए आना चाहूंगा। मैं जनरल साहब आपके पास में आना चाहूंगा। जैसे चंद्रमौली सर ने कहा कि ट्रेड और
डिफेंस को हम साथ में नहीं जोड़ सकते। पाकिस्तान, गुप्ता साहब कह रहे हैं कि पाकिस्तान का अपना एजेंडा है, वो नाकामियों को छिपाने के लिए एक सगुफा तैयार किया है और उसमें तुर्की और उसको सऊदी अरब को भी शामिल किया है, लेकिन बहुत सक्सेस नहीं होने वाला है। देखिए, जैसे कि अभी गुप्ता साहब ने बताया कि पाकिस्तान को लेटली डिप्लोमेटिकली देखो थोड़ी बहुत राहत जरूर मिली है कि एक तो चाइना के साथ उसके वैसे रिलेशन अच्छे थे, और अभी उन्होंने पहले तुर्की के साथ और अभी जो अभी सऊदी अरेबिया के तीनों के साथ मिलकर के उन्होंने एक जो ट्रीटी बनाई है, उसमें भी उनका थोड़ा सा एज ए कंट्री थोड़ा सा उनकी जो एस्टेब्लिशमेंट है उसको थोड़ा सा, जो पहले बिल्कुल ही जो माना जाता था कि ये तो रोग स्टेट एंड खत्म हो गया, ये सब थोड़े दिन में पाकिस्तान ये हो जाएगा, वो वाली बात को थोड़ा सा उन्होंने पीछे धकेला है। और दूसरी बात यह है कि अपने इंडिया के लिए देखिए कि हमारी कंट्री के जो रिलेशंस है वो पूरे के पूरे अरब कंट्रीज में हर एक कंट्री के साथ हमारे अच्छे रिलेशन है। चाहे आप देख लीजिए कि ईरान में हम चाबहार का जो पोर्ट है उसके ऊपर हम काफी सारा पैसा लगा रहे हैं और वो फैसिलिटीज हम डेवलप कर रहे हैं। इसी तरह से जैसे मैंने पहले बताया कि आईमेक के तहत जो इंडिया, मिडिल ईस्ट और यूरोप का कॉरिडोर बन रहा है, उसमें इंडिया, फिर यूएई, सऊदी अरेबिया, इजराइल, जॉर्डन, इजराइल और फिर यूरोप, तो वो उससे भी हमारे रिलेशन अच्छे हैं। इजराइल के साथ भी हमारे अपने कोऑपरेशन चलती रहती है, डिफेंस की एक्सरसाइज चलती रहती है। तो उस तरह से हमारा जो स्टांस है वो शिया और सुन्नी की लड़ाई में पड़ने के बजाय हर एक कंट्री के साथ जो हमारी रिलेशन है वो मेंटेन रखने है, और हमारा कोशिश ये जारी रखना चाहिए कि जो हमारा ट्रेड है इन कंट्रीज के साथ वो चालू रहे। और एक बात तो जरूर है आगे वाले दिनों में कि अभी पूरा का पूरा ये जो गल्फ कंट्रीज का जो टर्मोइल है वो और खराब हो गया है, क्योंकि जो अमेरिका का डोमिनेंस था जो वो साफ दिख रहा है कि वो कम हो गया है। और उसके कारण अगर यहाँ शिया सुन्नी करके दो ब्लॉक भर के आपस में इनकी लड़ाई छिड़ जाएगी तो जो पूरी दुनिया के लिए ऑयल का जो क्राइसिस है और बड़ी परेशानी का सबब बन सकता है। बिल्कुल, मैं आपकी बात से सहमत हूं। मैं चंद्रमौली सर का रुख करना चाहूंगा। जैसे सर आपने एक हिंट दिया कि ट्रेड जारी रखना बहुत जरूरी है, सतर्क रहने की आवश्यकता है, लेकिन चिंता नहीं करनी चाहिए, मेरा अपना मानना है जो मैं समझ पा रहा हूं आप लोगों से। और जिनके साथ में जो ट्रेड है बिना किसी संदेह के वो जारी रखना चाहिए, क्योंकि आपने बताया सऊदी अरब के साथ में हमारे अच्छे रिलेशन है। वो बेशक पाकिस्तान वहां पे वो अपने डिफेंस एग्रीमेंट कर रहा होगा, लेकिन हमारे कभी सऊदी अरब ने हमारे साथ में कोई किस तरह की बात नहीं। तुर्की ने भी जैसे बार बार आप लोगों ने कहा भी कि पीओके के सॉरी कश्मीर का मुद्दा उठाइए, लेकिन तुर्की ने कोई बहुत उस तरह से कभी सपोर्ट नहीं किया पाकिस्तान को। तो आप लोग सही कह रहे हैं। तो यहाँ स्ट्रेटेजी यही रखनी चाहिए कि हमारे जो रिलेशन उन्हें मेंटेन करना चाहिए बिना किसी संदेह के आधार पे, बिना कोई वजह हमें किसी तरह के डिफरेंसेस नहीं पालने चाहिए। जी मैं फिर से आता हूं। गुप्ता साहब ने जिसने बताया था ये बहुत अच्छी बात है कि तुर्की सऊदी अरेबिया लड़ने के लिए यहाँ पहुंच जाएंगे, ये थोड़ा डिफिकल्ट लगता है, बिकॉज सऊदी अरेबिया वैसे भी इस पाकिस्तान की मुस्लिम कंट्री को अपना लोअर मुस्लिम समझता है, उनके लिए क्यों जाके लड़े। पैक्ट तो हो गया है, तो जहाज दे जाएंगे, वो टेक्नोलॉजी वहां से आ जाएगी, ड्रोन्स दे देंगे, कुछ जहाज फाइटर प्लेन्स भी आ सकते हैं, मिसाइल्स आ सकते हैं। लेकिन मैं आपको बताऊं कि वाइस वर्सा जो पाकिस्तान कहता है मैं न्यूक्लियर कंट्री हूं और मैं तुम्हारी न्यूक्लियर शील्ड कर दूंगा, तो कैसे कर देगा भाई। अगर तुर्की पे इजराइल का अटैक होता है तो इसके बाद कौन सा मिसाइल जो तुर्की पहुंच जाएगा। फिर 500 किलोमीटर की मिसाइल इसके पास में है, 600 किलोमीटर की मिसाइल है, वो तो हजारों किलोमीटर दूर है पाकिस्तान से। सो वो कौन से पहुंचा देगा। और मुझे ये शक अभी होता है कि अमेरिका इनको थोड़ा सा लगाएगा कि भाई कौन से न्यूक्लियर लेके तुम पहुंच रहे हो, तो है तो मैंने तुमको टेक्नोलॉजी या बनाने के लिए जो दी, तो मैं तुम जाके वो कवर करो। मैंने तुम्हें दिया था कि मैं यानी कि अमेरिका यूज कर सके अगेंस्ट चाइना और रशिया, आप समझ रहे हो। तो ये फैक्ट भी सामने आएगा अमेरिका का, भाई कौन न्यूक्लियर शील्ड देने वाला उनको। तो ये भी चीजें ध्यान रखने वाली बात है जो एमईए बाद में धीरे धीरे बताएगा। जी मैं गुप्ता सर आपके पास में आना चाहूंगा, समय बहुत कम है, लेकिन एक बात मैं समझना चाहूंगा कि यूएस और ईरान के युद्ध के बाद कुछ बादल ऐसे छटेंगे, क्योंकि आपने सही कहा कि अभी तक क्योंकि
किसी चीज का पता कब चलेगा? जब परीक्षा होगी तभी तो पता चलेगा आपने कितना वादा है। अमेरिका की एक तरह से पोल खुलती नजर आ रही है गल्फ कंट्रीज में कि वो राहत उस तरह से नहीं दे पाया उनको, ना सिक्योरिटी। बीच में तो बयान ही आ गया था कि हम इतना पैसा खर्च कर रहे हैं अमेरिका पे, क्यों करें, हमारे पास में दूसरी भी संभावनाएं हैं। तो यहाँ आने वाले दिनों में कुछ स्थितियां बनेंगी और उसके बाद ही कोई अलायंस किसके साथ में क्या ठोस अलायंस रहता है उस पर भरोसा करने वाली बात होगी। हाँ देखिए योगेंद्र जी, ये बड़ा क्लियर है कि यूएस का इन्फ्लुएंस मिडिल ईस्ट में कम हो गया है और उनकी रिलायबिलिटी के ऊपर थोड़ा डाउट इकट्ठा हो गया है और सभी देश ये चाहते हैं कि वो भी अपने कदम लें, कदम उठाएं और अपनी सुरक्षा को मजबूत करें, पहली चीज। दूसरी चीज ये है कि हमारा ट्रेड इन सब कंट्रीज के साथ इतना है, चाहे सऊदी अरेबिया हो, चाहे यूएई हो, कतार हो, कि उसको कोई भी कंट्री नकार नहीं कर सकता। उनकी इकोनॉमी का एक मेजर हिस्सा हमारे यहाँ से जाता है। अगर हम वहां से इतना ऑयल इंपोर्ट करते हैं या गैस करते हैं या और प्रोडक्ट्स करते हैं तो वो उसको रिस्क में डाल के हमारे अगेंस्ट में कोई कदम कोई भी कंट्री उठाएगी नहीं, ये बड़ा क्लियर है। तो न सऊदी अरेबिया न गल्फ की और कंट्री, और टर्की जो है वो पहले से ही थोड़ा वोकल रहा है इंडिया के अगेंस्ट में, पर्टिकुलरली कश्मीर इश्यू पे। उसका जो है जब एर्दोगन जाएगा तभी ये चीजें सुधरेंगी, क्योंकि एर्दोगन बड़ा मैं जानता हूँ उसको पर्सनली, वो बड़ा एडमेंट आदमी है, तो वो अपनी स्टैंड को बदलेगा नहीं जब तक वो वहां का प्रेसिडेंट है। और तीसरी जो चीज है वो जो डोमिनेंस जो है इन कंट्रीज की, तीनों कंट्री ये चाहते हैं, ईरान भी चाहता है, सऊदी भी चाहता है और टर्की भी चाहता है कि हमारा गल्फ रीजन में दबदबा बना रहे, और उसके लिए ये पूरी कोशिश करते रहेंगे, ये कोशिश जारी रहेगी, इसमें कोई डाउट नहीं है। और अमेरिका जो है वो इनको थोड़ा सा साथ लेके आगे बढ़ना चाहेगा, मेरा ऐसा मानना है, क्योंकि टर्की तो उनका नेटो का बिल्कुल पार्टनर आप भी सही है। कह रहे हैं, क्योंकि जो गल्फ में भरोसा टूटा है अमेरिका के प्रति, वो मुझे लगता है कि इस रूट के जरिए वापस से अपने आप को स्थापित करने की पूरी कोशिश करेंगे, क्योंकि ये बहुत सारी चीजें हैं। अभी जो युद्ध चल रहा है उसके बीच एक नया अलायंस बनना, हाँ, लेकिन बात सही है कि कोई भी अगर नया अलायंस बनता है और आपकी भौगोलिक दृष्टि से या आपके एक एनिमी कंट्री भी अगर उसमें शामिल है तो हमें सतर्क रहने की तो आवश्यकता है। लेकिन ये भी बात बड़ी है कि हमें केवल संदेह के आधार पर, शक के आधार पर डिफरेंसेस भी नहीं बनाने चाहिए, क्योंकि अगले ने कुछ कहा ही नहीं, हम क्यों हमारे भ्रम पालें। पर हाँ, सतर्क रहना भी बहुत जरूरी है। सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। बड़ी खबर में इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।